So this question is कि उससे क्या explain the term the phrase zinc alloy. तो zinc alloy क्या होता है? It's a alloy क्या होता है? A mixture of zinc and any other metal. तो any other metal, ठीक है? तो mixture of metals को alloy कहते हैं. अगला वो कह रहा है कि making alloys is still a major use of zinc. State one other large scale use of zinc. ये खैर अभी हमने metals में नहीं पढ़ा, लेकिन शायद आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा हो कि एक चीज होती है sacrificial protection, ये galvanizing जिसे कहते हैं. So sacrificial protection. उसको छोड़ो. अगला जो पार्ट है bonding in a typical metal such as zinc and then explain why it is malleable. You may use a diagram to illustrate your answer. तो इसमें आपने क्या करना है कि आपने बॉन्डिंग शो करनी है टिपिकल मेटल के अंदर. तो टिपिकल मेटल में क्या होता है? यू हैव आयंस, सारे मेटल के एटम्स होते हैं ढेर सारे, एंड ईच वन इनको अरेंज भी कर दे. ठीक है, वन. ठीक है, इनको ज्यादा एक तो ये यहाँ पे सही नहीं बन रहे. खैर वो दूसरे बोर्ड में दिखा देता हूँ जो हमने किया था. वो तो मैं रफ हैंड से बना देता हूँ. मेटल्स हमने लास्ट पार्ट किया था और उसके बाद ये सारी बातें हमने लिखी थी कि एंड के ऊपर हमने ये लिखा था. ये तो एलॉय का स्ट्रक्चर था, ये मेटल का स्ट्रक्चर था. हमने पढ़ा था कि मेटल के अंदर मेटल के एटम्स होते हैं, तो आपने एग्जैक्टली ये स्ट्रक्चर बनाना है. पॉजिटिव आयंस इन अ सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन. सारे मेटल के एटम्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहे हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स दे आर रोमिंग अराउंड. सो देयर इज अ बंच ऑफ पॉजिटिव आयंस इन अ सी ऑफ फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, और वो इलेक्ट्रॉन्स जो है दे आर एक्टिंग एज अ ग्लू. तो दैट्स व्हाट प्योर मेटल वुड लुक लाइक. और फिर बताना था कि वो मैलेबल क्यों होता है. मैंने बताया था जब आप फोर्स अप्लाई करते हो ना, तो ये आयंस जो है दे स्लिप एंड स्लाइड. ये सारे स्लाइड होके दे कैन स्लिप एंड स्लाइड ओवर वन अनदर. और जब वो स्लिप एंड स्लाइड करेंगे तो वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स अभी भी पॉजिटिव आयंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो डी शेप हो सकता है. ठीक है, तो इफ यू हैमर इट, तो दैट इज व्हाई दे आर मैलेबल. तो एक तो आपने, इससे मैं बेहतर बना देता हूँ, फ्री हैंड से ही ड्रॉ कर लेता हूँ. ठीक है, सो यू व्हाट यू वुड ड्रॉ इज कि यू वुड ड्रॉ पॉजिटिव मेटल आयंस. ठीक है, मेक श्योर दे आर क्लोज टुगेदर and all of them are going to be positive ions, and they would be in a sea of free moving electrons. तो ये आपने शो करना है और इधर एंड में डिस्क्रिप्शन लिखनी है कि why are they malleable. तो आपने बताना है कि when a force is, इसको लेबल भी करना है. तो positive metal ions, and the other thing is कि you're going to also label this one कि you have delocalized electrons. अब अगला पार्ट जो है वो बताना है कि why are they malleable. तो when a force is applied, so metal ions can slip and slide over one another and slide over one another in the giant metallic lattice. So that is metals. अब फिर वो कह रहा है suggest by the introduction of a different atom in the structure makes the alloy less malleable than pure metal. तो ये भी हमने पढ़ा था उसके अंदर कि जब आप कोई और एटम इंट्रोड्यूस करते हो ना, उसका डिफरेंट साइज होता है, तो उससे क्या होता है, an irregular metallic lattice is formed so ions cannot slip and slide easily. तो डिफरेंट, तो ये पूरा आपने आंसर लिखना है. डिफरेंट मेटल आयंस हैव डिफरेंट एटॉमिक रेडियस
an irregular metallic lattice is formed and ions cannot slip and slide easily. यही आपने exactly इधर कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है? अहमद क्लियर है? फराज क्लियर है? मास क्लियर है? जी सर। अच्छा, अगला है कि मेथनॉल के मॉलिक्यूल का ना डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनाना है। अब बस अब एक तो इशू ये है कि मेथनॉल का मॉलिक्यूल जो होता है ना, वो मैं बता देता हूँ कि वो ये होता है, ये ऑर्गेनिक का पार्ट है, लेकिन डॉट एंड क्रॉस डायग्राम हम बना सकते हैं। मेथनॉल का मॉलिक्यूल CH3OH होता है। उसके अंदर कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है, ग्रुप 4 में होता है। ऑक्सीजन ग्रुप 6 में इट मेक्स 2 बॉन्ड्स, और सारे हाइड्रोजन जो है ना वो एक एक बॉन्ड बनाते हैं। तो इसका डॉट एंड क्रॉस डायग्राम हम जल्दी से बना लेते हैं। द वे यू मेक दिस इज के बीच में कार्बन है, एक हाइड्रोजन ऊपर है। अच्छा, एक हाइड्रोजन आपके पास यहाँ पे है, यहाँ पे, और यहाँ पे आपके पास, अच्छा इस साइड पे O है। इसको हम उठा के थोड़ा, अच्छा ये O है, और एक आखिरी सर्कल रह गया विच इज another H. So this is carbon in the middle. और कार्बन और H जो है वो ऊपर इलेक्ट्रॉन्स देख लो, कार्बन और H के इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन का क्रॉस है, ठीक है? तो ये क्रॉस, अच्छा यहाँ पे भी डॉट एंड क्रॉस, ठीक है? और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो शेडेड है, और ऑक्सीजन यहाँ पे भी, क्या ये हाँ ठीक है। और बाकी इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर लो, तो ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने के लिए देयर गोइंग टू बी 2 मोर pairs of electrons, ठीक है? So this is the molecule of methanol, its dot and cross diagram. Now next question, ये सारे एलिमेंट्स दिए हुए, और उसे क्या है कि आइडेंटिफाई करो एलिमेंट सी कौन सा है। साथ ही पीरियोडिक टेबल खोल लेते हैं। अच्छा, वी हैव टू आइडेंटिफाई एलिमेंट सी। मुझे जल्दी से बताओ, देख के बताओ कि किस तरह आइडेंटिफाई करोगे? एनीवन? Last last electrons, last valency. ठीक है, तो वो कौन से ग्रुप पे है? 5 से। लेकिन ग्रुप 5 में तो बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, उसमें किस तरह आइडेंटिफाई करोगे कौन सा एलिमेंट है? Proton number. लेकिन टाइम लगेगा इन सारों को ऐड करने में। आसान तरीका क्या है? आसान तरीका है कि प्योर टेबल में जो पीरियड नंबर होता है दैट्स 1 2 3 4 एंड 5। तो जितने शेल्स होते हैं ना उतना पीरियड होता है, तो पीरियड नंबर जो है दैट्स 5। तो ये तो हमें पता लग गया कि वो ग्रुप 5 में, अच्छा ये हमें पता लग गया कि वो ग्रुप 5 में, जो कि ये वाला है, और पीरियड भी 5 ही था। तो 1 2 3 4 और 5, तो SB होगा 51 इलेक्ट्रॉन्स। So this would be SB, the first one. वैसे प्रोटॉन नंबर से भी आइडेंटिफाई कर सकते थे, लेकिन उसके लिए फिर सारे टोटल करना पड़ता और कैलकुलेटर निकालना पड़ता। तो आपने बस जाना है कि आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसका मतलब है कि वो ग्रुप 5 में एंड 5 शेल्स, तो उसका मतलब है वो पीरियड 5 में। ठीक है, अहमद क्लियर है? अहमद क्लियर है? फराज? हाँ जी सर। अच्छा, जस्ट वन सेकेंड। अच्छा, next one is which element in the list does not form any compounds? कौन सा होगा आंसर? कोई कंपाउंड फॉर्म नहीं करता। सर B. ठीक है, वो एलिमेंट बी है। which element in the list forms a chloride of the type XCl2?
कौन से ग्रुप में होगा ये? Cl के साथ बॉन्ड कर रहा है। Cl कितने ग्रुप 7 में होता है? Cl कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है? सर 2 नहीं सॉरी, ग्रुप 7 में है। 1 तो Cl-1 होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो वो कह रहा है कि 2 Cl हैं, तो F सर नहीं F सॉरी सर सॉरी डी कौन सा? डी सर एलिमेंट डी। हाँ ठीक है, एलिमेंट डी भी हो सकता है और इसका एलिमेंट वो भी हो सकता है, ए भी हो सकता है। ओ ए होगा सर, हाँ जी मेरी गलती, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा। हाँ अच्छा, जस्ट वन सेकेंड, मैं पूछूंगा कौन है। नहीं मुल्ला कोई ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा है। क्या आपका ग्रुप? अच्छा, अब ए क्यों हो सकता है? क्योंकि ए जो है ना वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, राइट? तो 2+ हो जाएगा, वो लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? और Cl जो है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन, राइट? तो इसलिए आपके पास 2 Cl होने चाहिए। डी क्यों होगा? डी ग्रुप 6 में है। डी के साथ वो कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा क्योंकि नॉन मेटल है डी। डी 2 बॉन्ड्स बनाता है, लेकिन Cl जो है वो तो एक बॉन्ड बनाता है। तो डी अपना दूसरा बॉन्ड एक और Cl के साथ बनाएगा, ठीक है? इसलिए डी भी हो सकता है। So it could be D, it could also be A. अच्छा, which two elements would react together to form a compound of the type XY4? तो XY4 कौन से दो एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके ये बनाएंगे? X कौन से ग्रुप में होगा? कितने बॉन्ड्स बना रहे हैं XY4 के अंदर X? 4 4 बॉन्ड्स बना रहे हैं, मतलब बेसिकली इस तरह होगा स्ट्रक्चर उसका कि एक X होगा एंड वो 4 Y के साथ बॉन्डेड होगा, राइट? तो X कौन से ग्रुप में होगा? uh, 2 सर। नहीं, हमने क्या पढ़ा था कोवलेंट बॉन्डिंग के अंदर? हमने क्या पढ़ा था कि अगर हम वापस जाए, एक टेबल मैंने बनाया था जिसका हाँ मैंने जी कहा था कि ग्रुप 7 वाला सिर्फ एक बॉन्ड बनाता है, ग्रुप 6 वाले 2 बॉन्ड्स बनाते हैं, 5 वाले 3 बॉन्ड्स बनाते हैं, 4 वाले 4 बॉन्ड्स बनाते हैं, ठीक है? तो अगर वो 4 बॉन्ड्स बना रहा है एक्स, अगर इफ इट्स मेकिंग 4 बॉन्ड्स, तो इसका मतलब है एक्स जो है वो ग्रुप 4 में है, यानी वो ये एलिमेंट ई होगा। क्लियर है? एम एस क्लियर है? फराज क्लियर है? हाँ जी सर, यस। और वाई फिर एक बॉन्ड बना रहा है, एक वाला कौन सा होगा? वो ग्रुप 7 में होगा, तो वो आपका एफ होगा, एक ग्रुप 4 में होगा, द अदर वन वुड बी इन ग्रुप 7, ठीक है? तो रिमेंबर दिस कोवलेंट बॉन्डिंग में कौन कितने बॉन्ड्स बनाता है। ग्रुप 4 को 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, तो वो 4 बॉन्ड्स बनाता है। ग्रुप 5 इसी तरह उसको सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, वो 3 बॉन्ड्स बनाते हैं। 7 वाला जो है वो सिर्फ एक बॉन्ड बनाता है। तो रिमेंबर दिस। इज दिस क्लियर टू एवरीवन, दिस वन, ये वाला क्वेश्चन? ठीक है, फराज क्लियर है? सर ये सही समझ नहीं आया, जरा आप फिर कौन सा ये वाला पार्ट? पार्ट 4। हाँ वो कह रहे हैं कि XY4 है ना? जी सर, तो ये तो क्लियर है ना कि X जो है वो 4 Y के साथ बॉन्डेड है ना? यस सर। तो वो 4 Y's के साथ बॉन्डेड है। तो यहां से ये तो क्लियर हो गया ना कि X कितने बॉन्ड्स बना रहा है? 4। 4 तो 4 बॉन्ड्स कौन बनाता है? कौन से ग्रुप का एलिमेंट बनाता है 4 बॉन्ड्स? ग्रुप 4। ठीक है, ग्रुप 4 का। ये मतलब इसके पीछे लॉजिक क्या थी? हमने पढ़ा था ना कि
कि अगर फ्लोरीन ग्रुप 7 में तो वो दूसरे के एक ही इलेक्ट्रॉन को खींच के अपनी तरफ लेके आएगा, तो वो एक ही कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। ऑक्सीजन अगर ग्रुप 6 में तो उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो उसके साथ वाले के 2 इलेक्ट्रॉन्स खींच के लेके आएगा, तो एक 2 बॉन्ड्स बनाएगा। ठीक है, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं उतने ही बॉन्ड्स वो बनाता है, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स को वो अट्रैक्ट करता है, राइट। तो अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो चार चार इलेक्ट्रॉन्स को कोवलेंटली बॉन्ड करेगा अपने साथ, 4 बॉन्ड्स बनाएगा। ठीक है फराज, ये बात क्लियर है? जी सर। तो एमएल क्लियर है? हाँ जी सर। और वाई जो है वो एक बॉन्ड बना रहे हैं, एक कौन बनाता है? ग्रुप 7 एक बॉन्ड बनाता है। तो आपने बस देखना है कि उससे पूछा था क्वेश्चन के अंदर कि कौन सा एलिमेंट जो है वो इस तरह का मॉलिक्यूल बनाएगा, तो हमें पता है कि एक ग्रुप 4 में होना चाहिए और दूसरा ग्रुप 7 में होना चाहिए। तो ग्रुप 4 में कौन सा है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वो ई है। और 7 में कौन सा है? दैट्स एफ। ठीक है, ये सारा को क्लियर है ना? एमएल क्लियर हो गया सारा? जी सर। अच्छा, उससे अगला तो दूसरा था, ये वाला कर लेते हैं। यूज Now the question states that strontium or sulfur have chlorides of the type XCl2. The table below, तो strontium भी क्लोरीन के साथ बॉन्ड कर रहा है। strontium जो है ना, remember group 2 का है। strontium is a metal, मतलब +2 होता है strontium, और क्लोरीन ग्रुप 7 का नॉन मेटल है। तो अगर वो नॉन मेटल है और वो ग्रुप 7 एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्शियम और ये जो क्लोराइड है, ये तो आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एक मेटल होगा एक नॉन मेटल होगा। अच्छा, सल्फर ऑन दी अदर हैंड, सल्फर क्या करेगा? सल्फर जो है वो क्लोरीन के साथ इसी तरह बॉन्ड करता है। सल्फर ग्रुप 6 में तो वो 2 बॉन्ड्स बनाता है, क्लोरीन एक बॉन्ड बनाता है, तो सल्फर अपना दूसरा बॉन्ड एक और क्लोरीन के साथ बॉन्ड करेगा, ठीक है। मगर अगर मैं इसका डॉट एंड क्रॉस डायग्राम ड्रॉ करूँ ना, तो सल्फर होगा, एक क्लोरीन इधर होगा, एक क्लोरीन इधर होगा, ठीक है। सल्फर विल हैव अ टोटल ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो एक इलेक्ट्रॉन इधर सील के साथ बॉन्ड करेगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर एक और सील के साथ बॉन्ड करेगा। ठीक है फराज, अहमद क्लियर है? जी सर। अच्छा, तो सल्फर के साथ वो कोवलेंट है और दूसरे के साथ वो स्ट्रॉन्शियम के साथ क्लोरीन जो है वो आयोनिक है, ठीक है। एक मेटल और नॉन मेटल, और ये दोनों नॉन मेटल्स हैं। तो उससे एक्सप्लेन व्हाई सल्फर क्लोराइड इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। पहला क्वेश्चन तो सिंपल वो है कि 25 पे वो लिक्विड क्यों है, उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो आपने बताना है कि 25 जो है ना, दैट्स हायर देन इट्स मेल्टिंग पॉइंट, and lower than its boiling point. मतलब अगर आप ये देखो ना, मैंने बताया था कि अगर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स के बीच में वैल्यू हो ना, तो वो सब्सटेंस उस टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट उसका -120 है, तो 25 इज हायर देन दैट, और बॉइलिंग पॉइंट उसका 59 है, तो वो लोअर देन दैट है, ठीक है। तो दोनों के बीच में, ठीक है। इज दिस क्लियर फराज? क्लियर है? एमर क्लियर है? हाँ जी सर। अच्छा, नेक्स्ट इज कि strontium is a metal and sulfur is a non-metal. Explain why both of the chlorides have the formula XCl2. कि एक तो उसमें आप बताओगे कि strontium अच्छा, strontium forms an ionic bond, right, and loses 2 electrons क्योंकि वो ग्रुप 2 में है। तो hence 2 Cls are needed as Cl gains only 1 electron. अच्छा, फिर दूसरा है कि सल्फर क्यों सेम कर रहा है?
सल्फर ग्रुप 6 में, अच्छा सल्फर इज इन ग्रुप 6, so needs 2 electrons, या needs की बजाय shares 2 electrons, so shares 2 electrons while Cl only shares 1 electron. Hence 2 Cls are needed. तो यानी आपने बेसिकली वही एक्सप्लेन करना है बॉन्डिंग के, उससे बेसिकली क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि स्ट्रोंशियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला है ना वो SrCl2 क्यों है, क्योंकि वो आयोनिक बॉन्ड है, Sr 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, Cl सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो इसलिए आपके पास 2 Cl होने चाहिए। लेकिन जब आप वही एक्सप्लेनेशन सल्फर क्लोराइड का सेम फॉर्मूला क्यों है, क्योंकि उसमें शेयरिंग होती है कि सल्फर को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, तो इसलिए वो 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है, और क्लोरीन जो है वो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है क्योंकि क्लोरीन ग्रुप 7 में है, तो इसलिए आपको फिर सल्फर को ना 2 क्लोरीन्स देने पड़ते हैं क्योंकि क्लोरीन इज ओनली शेयरिंग 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इज दिस क्लियर फराज मुंसा, इज दिस क्लियर, अहमद क्लियर है? आपने ये लिखे 2 into Cl, इसका मतलब कि 2 Cl शेयर किए जाएंगे हाँ स्ट्रोंटियम साथ। हाँ, ओके सर। मतलब सल्फर के साथ आपने शेयरिंग की बात करनी है, स्ट्रोंशियम के साथ वो आयनिक बॉन्ड बना रहा है, आयनिक बॉन्ड? मतलब स्ट्रोंशियम मेटल है ना, उसके साथ तो आयनिक बॉन्ड बनाएगा ना, अच्छा अच्छा, ठीक है सर। मतलब मेटल जो होता है वो तो इलेक्ट्रॉन लूज कर जाता है ना, तो Cl इलेक्ट्रॉन हम्म गेन करेगा, तो वो Cl सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो इसलिए आपको 2 Cl चाहिए ना। अच्छा नेक्स्ट ठीक है। इज कि ये वाला पार्ट तो स्किप करते हैं, एक्सप्लेन द डिफरेंस in the electrical conductivity of liquid strontium chloride and liquid sulfur chloride। तो एक तो कोवलेंट है, कोवलेंट के बारे में हमने क्या पढ़ा है कि कोवलेंट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, इट्स अ कोवलेंट मॉलिक्यूल and it doesn't have any no free moving electrons और आयंस, कोवलेंट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। अच्छा, आयोनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है क्योंकि मतलब स्ट्रोंशियम क्लोराइड जो होगा वो आयोनिक कंपाउंड है, ठीक है, आयोनिक कंपाउंड हैव फ्री मूविंग अच्छा, ionic compound have free moving ions, अच्छा ionic compound have free moving ions in liquid and aqueous state। अच्छा, in liquid and aqueous state ये हमने पढ़ा था कि आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, अगर हम दोबारा रिवाइज करें, कोवलेंट के अंदर तो चार्जेस होते ही नहीं है, कोवलेंट कोई भी मॉलिक्यूल होगा उसके अंदर देयर इज नो चार्ज पार्टिकल, वो सारे शेयरिंग कर रहे हैं, ना कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना लूज कर रहा है, ना कोई पॉजिटिव आयन बन रहा है ना कोई नेगेटिव आयन बन रहा है, सो दे ऑल शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो इसलिए चार्जेस ही नहीं है, चार्ज पार्टिकल्स ही नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। जबकि आयनिक के अंदर क्या होता है कि आयनिक के अंदर एक्वस स्टेट के अंदर आयनिक के अंदर आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयंस मेटल के, नेगेटिव आयंस नॉन मेटल के, एक्वस स्टेट के अंदर वो आयंस फ्रीली इधर उधर घूम रहे होते हैं, और मोल्टन स्टेट में सॉलिड के अंदर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते क्योंकि सॉलिड के अंदर जो चार्जेस होते हैं या ये जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं दे कैन नॉट मूव, ठीक है, तो ये आपने इसमें डिस्क्राइब करना है। इज दिस क्लियर? फराज क्लियर है? अहमद क्लियर है? हाँ जी सर। अच्छा, फिर ये मॉलिक्यूल दिया हुआ है, उसने फॉर्मूला बना के दे दिया है, तो आपको बस डॉट एंड क्रॉस डायग्राम जो है वो उसका स्केच करना है। तो ये बीच में कार्बन है, इस साइड पे देयर इज एन ऑक्सीजन, एक Cl इस साइड पे है और एक
अच्छा, एक Cl आपके पास इस साइड पे है, तो कार्बन ये Cl है, दिस इज अ Cl एंड दिस इज ऑक्सीजन। इस साइड पे सिंगल बॉन्ड बन रहा है। अच्छा, और इस साइड पे डबल बॉन्ड बन रहा है। और उसने कहा है कि इलेक्ट्रॉन जरा फिगर आउट कर लो कि कार्बन का इलेक्ट्रॉन जो होगा वो डॉट होगा। क्लोरीन का उसने कहा हुआ था कि क्रॉस होना चाहिए, तो वो तो हमने सही किया है। ऑक्सीजन का वो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन रहा है, तो इसका मतलब है दो दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं। और बाकी इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर लो कि कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर लो, दैट वुड बी 6 और होंगे। अच्छा, और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स जो बाकी बचेंगे वो 8 पूरे करने के लिए देयर वुड बी 2 मोर। तो आपने सिंपली इसको फॉलो करना है जो यहाँ पे गिवन है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, फराज, अहमद, क्लियर है? हाँ जी सर। अच्छा, और क्या क्वेश्चंस हैं कि डिफाइन द टर्म मैक्रोमोलेक्यूल। ये जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, सो दे लार्ज मॉलिक्यूल्स, जस्ट सिंपली आप लिख लो जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर्स। with atoms forming a large network of covalent bonds. इसका डायमंड था, अच्छा, large network of covalent bonds. The next thing is saying कि उससे क्या है कि ये जो भी है ना, SiO2 and zirconium oxide are both macromolecules. They have similar physical properties, but silicon 4 oxide is acidic and तो उससे physical properties का है। तो SiO2 का आपने पढ़ा हुआ है और उससे क्या है कि उनकी similar physical properties हैं, तो बेसिकली आपने SiO2 की physical properties मेंशन करनी है। तो SiO2 हमने कहाँ पढ़ा था? SiO2 हमने पढ़ा था ये कोवलेंट के बाद जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर्स जहाँ पे डायमंड वगैरह था। तो डायमंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज थी कि बड़ा हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है क्योंकि बहुत सारे बॉन्ड्स बने हुए हैं और बहुत ही स्ट्रांग होता है। ठीक है, और कोई इलेक्ट्रिक कंडक्शन वगैरह नहीं होती क्योंकि SiO2 का भी स्ट्रक्चर तकरीबन सिमिलर था। ठीक है, और वो उसके अंदर लिखा हुआ था स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज आर द सेम एज डायमंड, तो ऑलमोस्ट सेम स्ट्रक्चर था। तो predict three physical properties of these two oxides. So one is कि they have high melting points, boiling points. ठीक है, पेपर के अंदर आप पूरा लिखोगे, that's one. Second one is कि they're going to be very strong. No electric conduction. और SiO2 बेसिकली सैंड है। एक चौथा पॉइंट आप ये भी लिख सकते हो, नॉट सॉलेबल इन वाटर, कि मतलब इतने बॉन्ड्स टूटेंगे किस तरह। नेम एन एलिमेंट विच हैज द सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज एज दीज टू ऑक्साइड्स, तो वो डायमंड था। डायमंड और इसका स्ट्रक्चर सेम है, ये हमने नोट्स के अंदर लिखा भी था कि SiO2 the structure and properties are the same as diamond, तो इनकी properties are they're very similar. अच्छा, name explain the term, अच्छा वो क्या explain the term lattice, तो regular arrangement, it's a regular arrangement of particles. ठीक है, that's what a lattice is. uh, और three types of उसने क्या giant structures उनको lattice कहते हैं। explain how the ions are held together by ionic compound की वो बात कर रहा है। तो आपने बताना है कि जी पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस के बीच में अट्रैक्ट नेगेटिव आयंस with strong electrostatic forces.
पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। अच्छा, नेक्स्ट वन के अंदर वो कह रहे हैं डिस्क्राइब द बॉन्डिंग, 3 मार्क्स का डिस्क्राइब, उससे डायग्राम ड्रॉ करने को नहीं कहा, उसने वर्ड्स में कहा कि डिस्क्राइब करो। तो हमने वर्ड्स में वहां पे लिखा हुआ, जो मैं यहाँ पे फिर से कॉपी कर लेता हूँ, कि इट्स अ जायंट मेटालिक लैटिस and with it's a regular arrangement of positive metal ions in a sea of free moving electrons। ठीक है, जो हमने मेटल का स्ट्रक्चर पहले बनाया था वही इसमें। फिर वो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक कंडक्शन का जरा बताओ कि इलेक्ट्रिक कंडक्शन, एक्सप्लेन द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। आयोनिक कंपाउंड जो है वो सॉलिड के अंदर क्यों नहीं करता, कि आयोनिक कंपाउंड जो है उसका आप बताओगे कि लिक्विड स्टेट के अंदर, ये जो स्टेट है लिक्विड के अंदर, व्हाई इज इट गुड, कि लिक्विड स्टेट के अंदर इट हैज फ्री मूविंग आयंस। सॉलिड स्टेट के अंदर कोई फ्री मूविंग आयंस नहीं होते, वो सारे जमे हुए होते हैं, सॉलिड होते हैं। ठीक है, नो फ्री मूविंग आयंस। फिर उसका दूसरा मेटालिक का, कि मेटालिक में क्या होता है। मेटालिक में दे हैव फ्री मूविंग डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स आपके फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। और जायंट कोवलेंट में क्या होता है, जैसा डायमंड वगैरह, उसके अंदर कोई चार्ज पार्टिकल्स नहीं होते। सर यस। सर मुझे क्वेश्चन नहीं सही तरह समझ आया, पार्ट सी। नहीं, वो कह रहे हैं कि इनको डिस्क्राइब करो, एक्सप्लेन द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कि हर किसी का ना, कि आयोनिक इलेक्ट्रिक क्यों कंडक्ट करता है लिक्विड में लेकिन सॉलिड में नहीं करता, तो उसकी क्या रीजन है। अच्छा किधर गया हमारा आयोनिक, उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह, वो ये थी ना, जब हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे तो उसमें एक जगह स्ट्रेंथ ऑफ आयोनिक लैटिस और ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी था कि आयोनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन मोल्टन और एक्वस, नॉट इन सॉलिड, क्योंकि आयंस मूव ही नहीं कर सकते, चार्जेस मूव ही नहीं कर सकते सॉलिड स्टेट में। क्लियर है ये। हाँ जी सर, ठीक। ठीक है, जिसमें वो मतलब सॉलिड स्टेट में आयन सारे स्टक हैं, दे कांट मूव, या तो उसको डिसॉल्व करो तो आयन स्कैटर हो जाएंगे और वो फिर इधर उधर घूम रहे होंगे, या फिर मोल्टन स्टेट में। फिर वो पूछा कि मेटल्स इलेक्ट्रिक कंडक्ट करते हैं, तो मेटल्स क्यों करते हैं, कि मेटल्स के पास फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है, और आखिरी जो था वो जायंट कोवलेंट है, तो नो फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स और आयंस। मतलब कोवलेंट में चार्ज पार्टिकल्स होते ही नहीं है, क्योंकि ना वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे होते हैं ना वो गेन कर रहे होते हैं। ठीक है, ओके। फराज अहमद क्लियर है। हाँ जी सर, क्लियर। अच्छा, अगला वाला फिर इसका डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनाना है। उसने मेन काम तो किया हुआ है, तो बाकी काम तो आसान है कि आपने वो बीच में एन है, इधर एच, अच्छा एक एच इधर, एक और एन, अच्छा एक एच इधर है, और बस इसको एच यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, तो दिस एन एन, एक बॉन्ड इधर एक एन के साथ यहाँ पे है, फिर ये एक और एच के साथ, एक और एच के साथ, उसी को फॉलो करना है, सारे एच है। और बाकी इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर लो, कि हर एटम के इर्द गिर्द 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होने चाहिए, तो एन के 2 और इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इस एन के भी 2 और इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक है, सो दैट्स योर डॉट एंड क्रॉस डायग्राम, जो कि यहाँ पे उसने
मेन काम बना के उसने दे दिया था। अच्छा, ये कौन से ग्रुप में ये एलिमेंट है, ये इसका आंसर करो, ये वाला एलिमेंट। ग्रुप 3। ठीक है, तो ये ग्रुप 3 में ग्रुप 3 है, तो वो कह रहे हैं कि प्रेडिक्ट करो कि ये गुड कंडक्टर होगा, बैड कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का। ग्रुप 3 में कौन से एलिमेंट्स होते हैं, मेटल्स या नॉन मेटल्स? मेटल्स। तो क्या होगा? गुड कंडक्टर। तो इट्स अ गुड कंडक्टर, क्यों? क्योंकि इट्स अ मेटल। एक मार्क है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं लिख रहा, वरना और भी लिख सकते हो कि उसके पास डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अच्छा, ये वो कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई एन एलिमेंट व्हिच कुड फॉर्म अ बाइनरी, वो कह रहे हैं कि बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं, उनमें मॉलिक्यूल में सिर्फ 2 एटम्स होते हैं। तो आइडेंटिफाई एन एलिमेंट व्हिच कुड फॉर्म अ बाइनरी कंपाउंड विद एम। एम मुझे बताओ कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ग्रुप 3 में? 20 है। तो दूसरी साइड पे कोई एलिमेंट होना चाहिए जो 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करे, ठीक है, जिस तरह आप कर लो नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन ग्रुप 5 में होता है, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है। तो इनका फॉर्मूला क्या होगा? एक एम होगा और एक एन होगा, क्योंकि यस। नंबर बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स गेन एंड लॉस्ट पहले से ही इक्वल है। तो ये एक बाइनरी कंपाउंड बनेगा कि सिर्फ एक एम होगा और एक एन होगा। तो उसने वही कहा था कि ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें सिर्फ 2 एटम्स होते हैं। तो तो एम और बाइनरी मतलब हाँ, 0 चार्ज होगा, 0 होगा, मतलब बैलेंस्ड होगा बाइनरी। नहीं नहीं, बाइनरी कंपाउंड का उससे मतलब बताया हुआ है कि बाइनरी कंपाउंड का चार्ज से कोई मतलब नहीं है। उसका मतलब है कि मॉलिक्यूल में 2 एटम्स होने चाहिए खाली। मतलब अच्छा। अगर मैं एम को जोड़ता है उसके साथ, सीएल के साथ, तो मुझे तो कितने सीएल चाहिए होते हैं? सर 3। 3 चाहिए होते हैं ना। तो वो जो फॉर्मूला होता है उसके अंदर टोटल कितने एटम्स हो जाते हैं? 3 एम के होते हैं, और सॉरी, 1 एम का होता है और 3 सीएल के होते हैं ना, तो यस सर। 4 हो जाते हैं ना। तो वो ये कह रहा था कि बाइनरी कंपाउंड जो होते हैं वो होते हैं जिनके पास सिर्फ 2 एटम्स होते हैं एक मॉलिक्यूल में। समझ आइए ठीक बात? है जी। अच्छा, प्रेडिक्ट द फॉर्मूला ऑफ द सल्फेट ऑफ एम। सल्फेट तो मेरे ख्याल से हमने नहीं किए हुए। वो कह रहा है एक्सप्लेन द फॉलोइंग। ग्रेफाइट को लुब्रिकेंट के तौर पे क्यों यूज करते हैं? बिकॉज इट इज सॉफ्ट। वो तो है, लेकिन क्यों होता है? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। एग्जैक्ट सर एक सेकंड। नहीं, एग्जैक्ट वर्डिंग होनी चाहिए कि किधर गया हमारा सर ग्राफ। मुझे समझ है लेकिन एक्सप्लेन नहीं करना। हाँ, तो उसमें ये है ना सॉफ्ट, ये में लिखा हुआ है सॉफ्ट एंड स्लिपरी स्ट्रक्चर। शीट्स ऑफ ग्रेफाइट कैन स्लिप एंड स्लाइड इजीली एज दे हैव वीक वैन डेर वाल्स फोर्सेस या वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये लिखना है। यूज एज ड्राई लुब्रिकेंट्स, ठीक है। ठीक है। अच्छा, डायमंड इज अ वेरी हार्ड मटेरियल यूज फॉर ड्रिलिंग एंड कटिंग। तो डायमंड इतना स्ट्रॉन्ग क्यों होता है? क्योंकि डायमंड के बहुत सारे बॉन्ड्स होते हैं। डायमंड कहाँ गया? ठीक है, कि डायमंड के अंदर इट्स अ why is it so strong? क्योंकि large amounts of energy is needed to break a large number of strong covalent bonds. तो आप उसके बारे में बताओगे कि there is a large number of strong covalent bonds in the structure. So diamond is a very hard material. Why? It's a network of large number of strong covalent bonds. A large number of strong covalent bonds in its lattice. तो इसलिए वो बहुत स्ट्रांग होता है। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, और डायमंड ग्रेफाइट के पास फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और डायमंड का बताना है कि
उसके डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, उसके पास कोई चार्ज पार्टिकल नहीं होता। ठीक है, क्लियर है ये? फराज क्लियर है? अहमद क्लियर है? हाँ जी सर। तो चलो ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। ये मैं असाइनमेंट दे दूंगा। जो कोशिश करना है कि इसके थ्योरी के क्वेश्चन सारे कर लेना। इसका आसान तरीका है कि ये बस ये नंबर नहीं है जैसा नीचे 0620, अगर आंसर पता करना है, ठीक है, तो S12 QP32, तो आप सिंपली यहाँ पे MS लिख दिया करो 0620 ब्रैकेट S12 और QP23 था ना, 23 था, तो आप बस MS लिखो तो वो मार्किंग स्कीम खुल जाएगी उसकी। तो ये एग्जैक्टली उसी की मार्किंग स्कीम खुल गई, उसमें से आंसर्स कंपेयर कर लिया करो। ठीक है, ठीक है सर। तो हर क्वेश्चन का ना आंसर वो 2 सेकंड में, जितना तुम्हें किसी PDF के अंदर ना उसको आंसर ढूंढने में टाइम लगेगा, उससे ज़्यादा जल्दी इसका आंसर खुल के सामने भी आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर भी प्रॉब्ली, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, तो आप जाके वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का देख लो, बस वो चेक कर लो कि यही खुला हुआ है कि नहीं खुला हुआ। ठीक है। समर 12-2-3 है, ये कौन सा था क्वेश्चन? तो ये बस देख लेना, ठीक है, उसके साथ ही, सॉरी मैंने 2-3 कर दिया था, ये 3-2 है, 3-2 करना था। ठीक। तो सर अब मतलब कल क्लास होगी हमारी? कल मैं बताता हूँ, कल कोशिश करूंगा वो, यहाँ पे तो तो मतलब पब्लिक हॉलीडे, तो अच्छा मैंने यहाँ पे पाकिस्तान में तो पब्लिक हॉलीडे है ना, तो लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि हो। देख लें सर जी अब। ठीक है, ठीक है तो सर। सर अब ये पास पेपर्स करते रहेंगे हम या फिर अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें? नेक्स्ट टॉपिक करेंगे ना। ओके सर, कौन सा? अब हमने इक्वेशंस और एसिड बेसिस सॉल्ट्स और मोल्स करना है ना, ओके जो ओके सबसे सबसे मुश्किल टॉपिक है। चलो ठीक है, जी। ओके, ठीक टेक है, केयर, अल्लाह हाफिज। ओके अल्लाह सर। हाफिज।